हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो चैप्टर 0 को एक्सप्लोर करने के बाद अब आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 1 में। और ये चैप्टर 1 है आपके मैथमेटिक्स का। तो हम मैथ्स और साइंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, बट शुरुआत हमारी मैथमेटिक्स के साथ होगी, क्योंकि चैप्टर 0 में हमने जाना है कि मैथमेटिक्स नेचर से बात करने की भाषा है। जितनी अच्छे से हम ये भाषा सीखेंगे उतने अच्छे से हम साइंस को यानी कि इस नेचर को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी उससे बात कर पाएंगे और उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपनी समझ को बढ़ाने के लिए हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स के साथ। और मैथमेटिक्स का ना आपका जो पहला चैप्टर है वो अपने आप में ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इसका नाम है रियल नंबर। अब यहां पर ना हम बच्चों को यानी कि बच्चों को यहां पर किस चीज का ध्यान रखना है कि ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचा जाता है, आंसर से क्वेश्चन पे नहीं पहुंचा जाता है। और हमें इस बात को अपने अंदर मतलब इसको अपनी हैबिट में लेकर आना है कि वी शुड ऑलवेज आस्क। हम हमेशा क्वेश्चन को जरूर पूछा करें, क्योंकि जितने सही सवाल हम उठाएंगे उतने सही राह पर हम लोग जाएंगे और उतने सही जवाब हम तक नेचर खुद पहुंचाएगा, अगर हम नेचर से सही वे में बात करेंगे तो। और इससे हमारी पढ़ाई आसान ही होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो पहला सवाल जो इस चैप्टर के नाम से हमारे माइंड में आना चाहिए वो ये है कि यार रियल नंबर। अब अगर इस वर्ड पे मैं फोकस करूं तो यहां पर जो पहला सवाल निकल कर आता है रियल नंबर, तो क्या अनरियल नंबर भी होता है? क्या हम साइकिल को रियल साइकिल बोलते हैं या फिर हम सिर्फ साइकिल बोलते हैं? क्या अनरियल साइकिल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो हाँ, कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो अनरियल साइकिल भी एग्जिस्ट करती है। अब वो कैसे? अगर मैं रियलिटी में साइकिल चला रहा हूं तो वो एक रियल साइकिल है, लेकिन अगर मैं सपने में कोई साइकिल चला रहा हूं तो वो एक इमेजिनरी साइकिल है या फिर एक अनरियल साइकिल है। तो इसी तरीके से नंबर्स तो हैं, ये हमें पता है। इसके आगे अगर इस वर्ड को यूज किया गया है कि ये रियल है, तो क्या अनरियल या फिर इमेजिनरी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? तो यहीं से देखो हमारी क्यूरियोसिटी बूस्ट होती है। और जस्ट अभी आप 10th ग्रेड में हो, बट आप जैसे ही 11th में आओगे तो आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो इमेजिनरी नंबर्स का, या फिर उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो वो आप एक साल बाद यानी कि 11th ग्रेड में एक्सप्लोर करने वाले हो। तो इट मींस यहां से आपको एक ईस्टर एग मिल रहा है, जैसे मूवीज में ढूंढते हैं ना कि फ्यूचर में क्या रेफरेंस है। तो रियल और इमेजिनरी, तो इमेजिनरी नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और बड़ा ही मजा आएगा। और देखो, इन नंबर्स को क्यों एक्सप्लोर करना है, पहले इन बातों को समझो कि देखो हमने चैप्टर 0 में क्या जाना। हमने जाना कि यार इस नेचर से बात करने के लिए मैथमेटिक्स उसकी भाषा है। हमने हर चीज को नंबर्स के साथ एसोसिएट किया। एक भी चीज इस दुनिया में ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है जहां नंबर्स एसोसिएटेड नहीं है। हर जगह नंबर्स का योगदान है। उन्हीं नंबर्स के फ्लो को जब हम देखते हैं तो नेचर में कोई भी चीज किस तरह से बिहेव करती है ये बात हमें समझ आती है। तो नंबर्स को ही समझना हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। अब जब हम इन नंबर्स को हमने डिस्कवर कर लिया, जैसे कि ये 1 2 3 4 ये सारे सिंबल्स हमने जब डिस्कवर कर लिए और जब हम नेचर से बात करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो हमें इन नंबर्स के अंदर एक पैटर्न नजर आना स्टार्ट हुआ। और वही पैटर्न नेचर में चीजों के अंदर हम लोगों ने पाया और उसी से हम समझ पाए कि कोई भी चीज किस तरह से बिहेव कर रही है। तो इसीलिए नंबर्स को स्टडी करना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अब इस चैप्टर के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि अमूमन ये चैप्टर हमें उतना हिट नहीं करता है अपने सराउंडिंग से बात करने के लिए, क्योंकि ये एक इजी सा चैप्टर हमें लगता है। और इसके अंदर जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो डे टू डे लाइफ में हम बहुत ही कहते हैं कि ये सब चीजें हमारे कॉमन हैबिट्स के अंदर आ जाते हैं, तो हम लोग इन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो एचसीएफ और एलसीएम। इन चीजों को हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं। हालांकि यहां पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर जो हमें कहते हैं कि इतनी काजू कतली है और इतनी बर्फी है आपके पास, तो बताओ उनको कैसे अरेंज किया जाए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इसे लगता है कि हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, बट अगर एक्चुअल में हमारे पास काजू कतली और बर्फी होगी तो हम उसको खुद से ही बाय हैबिट उसको अरेंज कर लेते हैं। इसलिए हम उतना ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेचर से बात करना है, नंबर से एसोसिएट करेंगे, उनके फ्लो को देखेंगे और नंबर्स के अंदर भी हमें बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। और ये चैप्टर हमको सिखाएगा कि इन नंबर्स के साथ आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, ताकि आप वो देख सको जो ये दिखाना चाहते हैं, ये नंबर्स हमें दिखाना चाहते हैं, ताकि उसको देख के उसको ऑब्जर्व करके आप ऐसी चीजें डिस्कवर कर पाओ नेचर में जो आज तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। तभी तो विज्ञान में और ज्यादा खोजे आप कर पाओगे। और हमारा आज के टाइम पे जो हम बात करें, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें आप ये काम नहीं करते हो, लेकिन इन फ्यूचर हम जानते हैं कि आज की दुनिया कंप्यूटर्स की दुनिया है, प्रोग्रामिंग की दुनिया है, एल्गोरिदम्स की दुनिया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो चुका है और आगे चल के हमारे लाइफ का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होगा। मशीन लर्निंग की दुनिया है और वहां पर नंबर सिस्टम का बहुत ही बड़ा योगदान है एआई को डेवलप करने के लिए, मशीन लर्निंग को डेवलप करने के लिए। और वहां पर जो ज्ञान हम यहां से प्राप्त करेंगे, वहां पे हम जब उन नंबर्स को एनालाइज कर रहे होंगे, उस डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे, तो वहां पर वो बहुत बड़ा योगदान प्ले करने वाला है। तो इट मींस हमारा भविष्य इन नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी डे टू डे लाइफ भी जुड़ी हुई है। तो हमें अगर इस दुनिया में अपने आप को एक काबिल इंसान बनाना है, कामयाब इंसान बनाना है, तो नंबर्स के साथ हमें एक गहरी मित्रता रखनी होगी। और इन नंबर्स को स्टडी करने में बोरियत थोड़ी है। इन नंबर्स को स्टडी करेंगे, जब ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। ये चैप्टर इजी क्यों है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2-2.5 हजार साल पहले इंसानों ने जो खोजा है, हम उन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। और 2-2.5 हजार साल पहले इन्हीं चीजों को, यही चीजें हम नहीं जानते थे, तो उस वक्त ये ज्यादा एक्साइटिंग फील होती थी। बट आज की दुनिया बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, उस दुनिया से बहुत ज्यादा एडवांस है, इसलिए हम इसके साथ उतना कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। बट अब हमें पता है कि हमारा कनेक्शन इसके साथ अच्छा क्यों बनेगा। इस चैप्टर को पढ़ के हम पढ़ना सीखेंगे, नेचर से बात करना सीखेंगे, और भविष्य में एडवांस मैथमेटिक्स में जब हम घुसेंगे, तो ये चैप्टर हमें वहां पर योगदान देने वाला है। तो ये है वो राइट डायरेक्शन और ये होगा वो मोटिवेशन जो हमें इस चैप्टर को ऑब्जर्व करने के लिए प्रेरित करेगा, क्यूरियस करेगा। तो अब हम यहां पर शुरू करते हैं रियल नंबर्स के साथ इमेजिनरी नंबर थोड़े टाइम बाद। हालांकि मैं 11th की वीडियोस पहले बना चुका हूं। अगर आपका मन है इमेजिनरी नंबर को पढ़ने का, तो मैं आप उसकी वीडियो सर्च कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। और अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो आप, तो 11th ग्रेड वाले सेक्शन में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप जा सकते हो, वहां पर आप वो वीडियो देख सकते हो। वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप सोचो 11th में जाएंगे तब समझ आएगा, अभी भी समझ सकते हो। लेकिन अगर वक्त कम है तो अभी सिर्फ इस पे फोकस करना, थोड़े टाइम बाद तो आप 11th में आ ही रहे हो। ठीक है, चलो अब देखो, ये वो नंबर्स हैं जो, या फिर कह ले वो सिंबल्स हैं जिनको हम नंबर्स बोलते हैं, और ये दर्शाते हैं क्वांटिटी को। अब हमने देखा कि ये चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम लोगों को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पॉजिटिव क्या होता है, सॉरी प्लस एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। इट मींस कि इनका ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब हम नंबर पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो जब हमने इन नंबर्स को देखना स्टार्ट किया, देखो हमको ये क्या ही बोलेंगे, ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्व करना। तो इन नंबर्स को देखना स्टार्ट किया। जीरो क्या बोल रहा है? नथिंग। क्वांटिटी के मामले में जीरो क्या बता रहा है कि भाई कुछ भी नहीं है। क्वांटिटी के मामले में ये 1 यूनिट 1 को दर्शाता है, ये 2 यूनिट को दर्शाता है, यानी 2 क्या है? 1 + 1। 3 क्या है? 1 + 1 + 1, यानी कि 3 क्वांटिटी को दर्शा रहा है। 4 क्या दर्शा रहा है? 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 4 क्वांटिटीज को दर्शा रहा है। अब इससे आगे ऑब्जर्व करते हैं, तो अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि प्लस में ऑब्जर्व कर लिया, माइनस में भी कह सकते हो। माइनस में आप क्या ऑब्जर्व कर पाओगे कि अगर मैं 5 को देखूं, तो 5 को मैं कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूं कि 7 - 2, मेरे पास 5 है। 6 को मैं देख सकता हूं, अगर मैं 18 के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, तो 6 को अगर मैं 18 के साथ कनेक्ट करना चाहूं, तो मैं क्या देख सकता हूं? 18 - 12 इज माई 6। यानी कि प्लस में भी नंबर्स के बीच में आपस में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है कि 6 का रिलेशन अगर मैं 18 के साथ देखना चाहूं, तो वो क्या निकल कर आ रहा है? 6 = 18 - 12, यानी कि 6 का रिलेशन आप 18 और 12 के साथ बना सकते हो। सिर्फ 18 और 12 नहीं, कोई भी नंबर ले लो, आप 23 ले लो। 6 = 23 माइनस, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? आ जाए 17 को। यानी कि देखो हर नंबर का आपस में रिलेशन है। अब ये तो बच्चों वाली बात हो गई, क्योंकि मतलब 10th ग्रेड से छोटे बच्चों वाली बात हो गई, और आप अब कनेक्शन समझ रहे होगे। तो प्लस में भी कनेक्शन आएगा। जैसे 6 को क्यों, आप कोई भी नंबर ले लो। 5 को आप लिख सकते हो 1 + 4, 5 को आप लिख सकते हो 2 + 3, 5 को आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसी तरह के रिलेशंस मल्टीप्लीकेशन में भी होंगे, और वही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपने मल्टीप्लीकेशन में देखा। और मल्टीप्लीकेशन अगर हम जानते हैं, हमें डिवीजन पता है, तो हम इन वर्ड से भी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस कोशेंट और रिमाइंडर वर्ड से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो उन वर्ड्स को अगर हम जानते हैं, क्योंकि वो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, तो अब इन नंबर्स के अंदर हम मल्टीप्लीकेशन वाले रिलेशन को देखना स्टार्ट करते हैं आपस में। तो ये क्या है? ये है ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 को 1 को देखूं, तो 1 के साथ मैं एक ही रिलेशन देख पा रहा हूं, 1 × 1। अभी मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं। 2 के साथ मैं क्या देख पा रहा हूं? 2 × 1। 3 के साथ मैं क्या देख पा रहा हूं? 3 × 1। 4 के साथ मैं क्या देख पा रहा हूं? 4 को मैं देख सकता हूं 4 × 1 और 2 × 2। तो यहां पर अब पहली बार मुझे 2 पैटर्न मिले, 2 × 2। अभी तक एक एक मिल रहा था, अब कितने मिले? 2 मिल गए। अब 5 को देखता हूं, तो 5 में अगेन एक ही आता है, 5 × 1, और तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब 6 को देखते हैं। 6 में क्या आया मेरे पास? 6 में आया मेरे पास 2 × 3 या 3 × 2, दोनों एक ही कंसिडर होंगे, या फिर 6 × 1।
अब यहां पर कुछ चीजें दिखनी स्टार्ट हो रही हैं। अब मेरे उस बात को समझना, आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो नेचर ने दिखाना स्टार्ट किया, और वो क्या है कि यहां पर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से मल्टीप्लाई करने पर बन रहे हैं, मतलब खुद का नंबर मल्टीप्लाई 1 से ही बन रहे हैं। वेरस कुछ नंबर ऐसे डिस्कवर हुए जो 4 मल्टीप्लाई, जैसे 4 को ले ले, 4 मल्टीप्लाई 1 तो है, लेकिन साथ ही साथ वो 2 मल्टीप्लाई 2 के भी इक्वल आ रहा है। 6 को देखो, 2 मल्टीप्लाई 3 भी आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई 1 भी आ रहा है। अब यहां से क्या हम बात पकड़ पा रहे हैं, यानी कि दो टाइप के रियल नंबर्स हैं। यहां से खुद देखने को मिल रहा है दो टाइप के रियल नंबर्स हैं। एक नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही आएंगे, जैसे 1 2, खुद के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएंगे। 3 को देखो, 5 को देखो, 7 को देखो, ठीक है, और किसको देखो, 11 को देखो, 13 को देखो, 17 को देखो, 19 को देखो। तो ये नंबर्स एक ऐसे यूनिक नंबर्स निकल कर आ रहे हैं जो सिर्फ खुद का नंबर मल्टीप्लाई 1 करने पर ही सेम रिजल्ट देंगे। तो ऐसे नंबर्स हमने डिस्कवर किए इन्हीं नंबर्स के बीच में, और इनके अलावा जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से आ जाते हैं। तो हमने कहा भाई इनको चलो नाम देते हैं। एक को हमने नाम दिया प्राइम नंबर, ठीक है, और एक को नाम दिया हमने कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब किसको प्राइम नंबर बोला, जो खुद से ही मल्टीप्लाई होते हैं, खुद का मल्टीप्लाई 1 से ही होते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से, जो एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले ले 16 का, तो 16 को अगर मैं देखूं तो ये बन सकता है 16 मल्टीप्लाई 1, ये बन सकता है 4 मल्टीप्लाई 4, ये बन सकता है 2 मल्टीप्लाई 8, ये बन सकता है आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इस तरह से देखो कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स बन गए हमारे कंपोजिट नंबर, और जो सिर्फ खुद से मल्टीप्लाई 1 करते हैं वो नंबर्स बन गए प्राइम नंबर। तो आपने ऑब्जर्व किया, नेचर ने आपको दिखाया। आप देख कब पाओगे, जब आप ऑब्जर्व करोगे। जब आपने ऑब्जर्व किया तो दो तरह के नंबर्स यहां पर नजर आए। अब दो नई चीजें आपने जब डिस्कवर करी तो उनका अगला काम क्या है, नेमिंग। आपने उनको नाम दिया ताकि अब आगे से आप इन चीजों को समझ पाओ कि क्या है प्राइम नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर। नाम भूल जाए इंसान लेकिन ऑब्जर्व करना ना भूले, क्योंकि हम चीजें भूल सकते हैं लेकिन ऑब्जर्व करना आएगा तो वापस नेचर से बात करके उन चीजों को फिर से डिस्कवर कर लेंगे, क्योंकि नेचर आपको दिखाना चाहता है। ऑल नेचर वांट्स इज कि आप उससे बात करो, वो आपको सब बता देगा। तो दुनिया का सारा ज्ञान हमारे सराउंडिंग में है, हमको उससे बात करना आना चाहिए। तो यहां पर हमने डिस्कवर कर लिया कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो अब देखो, तो ये है देखो ऑब्जर्वेशन की ताकत। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, फर्दर इन नंबर्स पे थोड़ा और एक्सप्लोरेशन करते हैं और देखते हैं कुछ देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि यार चलो कोई भी दो नंबर लेते हैं, कोई भी दो नंबर लेते हैं, फर्दर बढ़ते हैं। लेट्स से मैंने 14 ले लिया और यहां पर मैं ले लेता हूं 5 ले लेता हूं। तो 14 और 5 के बीच में मैं रिलेशन डिवीजन में देखने की कोशिश करता हूं। मल्टीप्लीकेशन में देखा, प्लस में देखा, माइनस में देखा। तो मैंने कहा यार 14 लो और 5 लो, इनके बीच में कोई रिलेशन डिवीजन के साथ लेकर आना है, यानी कि डिवीजन होना चाहिए। तो अगर मैं 14 को देखूं तो 14 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 5 2 10 और यहां पर आ गया 4। अब जो वर्ड्स मैंने बोले थे कि हम इसको क्या बोलते हैं, ये भी डिस्कवर्ड ही है, देखो आपके सामने आया है। तो हमने इसको नाम दिया था रिमाइंडर, ठीक है, इसको नाम दिया है रिमाइंडर और इसको नाम दिया है कोशेंट, ठीक है, इसको नाम दिया है कोशेंट। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो इस ऑब्जर्वेशन से मैं कह सकता हूं कि 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, और क्योंकि 10 में अगर मैं 4 को ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा 14, यानी कि 14 और 5 का रिलेशन हुआ 5 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 4, और ये आ गया 14 और 5 के बीच का रिलेशन। यानी कि नंबर्स के बीच में आप हर तरह से कनेक्शन या रिलेशन ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इस प्रोसेस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं कह सकता हूं कि 23 और 22 में रिलेशन चाहिए मुझे। तो मैं कह सकता हूं कि 23 इज 22 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आप कनेक्शन ढूंढ सकते हो। और इसी को बोला गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। अब देखो ये तो अपने शायद, मुझे नहीं पता नया सिलेबस क्या है, लेकिन और वैसे भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, हम तो नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आई गेस ये सिलेबस से कट गया है, बट स्टिल हमें ये जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस से चीजें काट देती है गवर्नमेंट, लेकिन फिर वो हमारे नॉलेज से भी तो कट जाता है, और ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, कितनी आसानी से हमें समझ आ गया है। अब हम अपनी मैथमेटिकल पावर का यूज करते हैं और यहां पर कहते हैं कि लेट से ये एक नंबर है A और ये वो नंबर है B। कोई भी दो नंबर के बीच में आपको रिलेशन बनाना है तो एक को बोलो A, दूसरे को बोलो B, ठीक है। और फिर यहां पर आपने क्या कनेक्शन देखा, A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको बोलता हूं मैं C और इसको बोलता हूं मैं D। तो ये देखो A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C प्लस D, यानी कि A और B का रिलेशन, A और B का रिलेशन क्या है, A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C प्लस D। कोई भी दो नंबर होंगे
ऑटोमेटिकली आपस में इस वे में वो रिलेटेड हैं, और इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, एज सिंपल एज दैट। तो देखो अब यहां पर ना आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो गलती करते हैं वो ये कि हम पहले इसको एज अ थ्योरम पढ़ते हैं और फिर यहां पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया उल्टा रास्ता। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप ऑब्जर्व करो, नेचर आपको खुद ढूंढ कर ये दे देगा जो इन्होंने ढूंढा था, इसीलिए बस इनका नाम है यहां पर। लॉजिक को समझो, आपको खोजकर्ता बनना है, आपको चीजें याद नहीं करनी है, आपको चीजें रटनी नहीं है, आपको चीजें समझनी है, और समझने के लिए समझने वाला रास्ता हमें चुनना है, और वो क्या है, ऑब्जर्व करके नेचर से बात करेंगे और नेचर खुद ब खुद हमें वो चीज दिखाता है। और यहां से हम कह सकते हैं, अब हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है A इज इक्वल टू बी क्यू, बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब यहां पर जो मैंने C लिखा, बस उन्होंने Q लिखा है, जो D लिखा उन्होंने R लिखा है। और वो क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ये क्या है मेरे पास, ये मेरे लिए C था, यहां पर क्या है, Q है। क्यों, क्योंकि इसको कोशेंट बोलते हैं। और यहां पे मैंने D लिखा है, यहां पर R लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसको रिमाइंडर बोलते हैं। बस इसीलिए बी क्यू प्लस आर है। और देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा खुद ब खुद हमारे सामने खुद आया। हमने पहले इसको एज अ थ्योरम नहीं पढ़ा, पहले हमने नेचर से बात करी, खुद ब खुद वो थ्योरम हमारे पास आ गई, जो आपकी शायद आपकी बुक में थ्योरम, मुझे नहीं पता, थ्योरम 1.1 है, पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर आपकी थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखो बुक में पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा है, फिर उसके बाद उसको एज अ प्रूफ शो किया गया है, बट प्रोसेस आपने देखा। ठीक है, हमें सही रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो हम सही ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। क्योंकि देखो हमें ये नहीं पता था, नेचर से बात किया, जवाब मिला। उसी तरीके से जब हम राइट एटीट्यूड और राइट डायरेक्शन में अपने आप को ट्रेन करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब हमें एक्चुअल में कोई चीज नहीं पता होगी जो आज तक नहीं खोजी गई है, तो हम सही रास्ता चुनेंगे, क्योंकि उसकी तो आदत लग गई है। हम नेचर से बात करना स्टार्ट करेंगे, नेचर जवाब देगा और नई चीज डिस्कवर हो जाएगी। बट अगर हमारी आदत होगी पहले जवाब याद करके इन चीजों को स्टडी करने की, तो हमारे पास जब जवाब ही नहीं है तो हम फिर क्या स्टडी करेंगे, तो हम डिपेंडेंट रह गए कि यार कोई खोजेगा तो हम सीखेंगे, तो फिर हम खुद कभी कोई नई चीज खोज पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे। और यही वो बात है जो हमें समझनी है। इसीलिए ये पहले चैप्टर को हम, पहला चैप्टर नहीं, हर चैप्टर हम इसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के जरिए हम, इजी चैप्टर है इसलिए हम अपने आप को सही डायरेक्शन में ट्रेनिंग देंगे इसी से, ताकि आगे के चैप्टर में हमारी फ्लुएंसी और ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, एंड अब देखते हैं हम आगे। अब फर्दर हम लोग थोड़ा सा रिविजिट करते हैं नंबर्स के साथ। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यार जैसे कि खैर ये आपके सिलेबस से कटा है, बट स्टिल हम चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो मैं इसके क्वेश्चंस जो हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उसको जरूर देखना। क्यों देखना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने बेशक उसको सिलेबस से कट कर दिया होगा, बट हम अपने लिए तो चीजों को सीख सकते हैं ना, तो प्लीज इसको जरूर सीखना। हम क्योंकि क्वेश्चन आंसर में हम थोड़े और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, वहां पर हमारी प्रायोरिटी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होगी, बल्कि क्वेश्चन के जरिए और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए ये हमारी प्रायोरिटी होगी। क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं एक सिचुएशन, उन सिचुएशन में जो आपने सीखा उसको आप कैसे अप्लाई करोगे, ये होता है क्वेश्चंस का असली यूज। तो सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करने होते हैं, सॉरी सारे क्वेश्चंस हम टीचर्स को आपको नहीं करवाने होते हैं, हमको सिर्फ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना सीखना होता है। और क्वेश्चंस करने का मेन टास्क आप लोगों का होता है, ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि आप उस पार्ट को सीख पाए या नहीं सीख पाए हो। और अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, वापस से थ्योरी पर आओ, उसको ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके सीखो। अगर क्वेश्चंस नहीं होते तो हमने पूरी ऑब्जर्वेशन नहीं करी है, और अगर आपने पूरी ऑब्जर्वेशन कर लिया है तो आपके सारे क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस में सिर्फ भाषा के जरिए आपको कंफ्यूज किया जाता है। उस भाषा को आपने एक बार समझ लिया, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या है, मात्र एक परिस्थिति जिसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब इन नंबर्स को देखते हैं वापस से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा हो गया है, और मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा और आप प्लीज उसको जरूर देखना। ठीक है, अब आते हैं आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर, जो नेक्स्ट पार्ट है। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो भी इसी ऑब्जर्वेशन से थी। यार मैंने नंबर्स डिलीट कर दिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहीं तक लिखते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास दो प्रकार के नंबर हैं, एक है प्राइम नंबर, एक है प्राइम नंबर।
और एक है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो ये बात तो हमने ऑब्जर्व कर ली है कि प्राइम नंबर्स भाई ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी वैसे ही हो रहे हैं तो इसीलिए डिवाइड भी होंगे। वेरस कंपोजिट नंबर वो हैं जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। अब वो किसी और नंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं यहां पर कंपोजिट नंबर्स को हाईलाइट करता हूं, 8, 9, ठीक है, 10, 12, 14, 15, 16, 18। अब इन नंबर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं इनको ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं 4 को देखूं तो 4 इज 4 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2। 6 को देखूं तो वही 6 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अभी क्या पता, पहले लिख लेते हैं। 8 इज 8 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 2 और मैं कह सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 9 को अगर मैं देखूं तो 9 को मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई 1 और लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 10 को देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 और 10 मल्टीप्लाई 1, बस खत्म। और यहां पर है 12 मल्टीप्लाई 1। अब ये मल्टीप्लाई 1 तो देखो हर जगह आ रहा है तो मैं इस चीज को स्किप कर देता हूं, ये हर जगह है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 4 या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 3 4 12 होता है। 14 को देखते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 15 को देखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 3। 16 को देखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 या 8 मल्टीप्लाई 2 या फिर मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और अगर इसको देखूं तो ये है 9 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब जरा इन नंबर्स को अगर हम देखना स्टार्ट करें, इस मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को अगर हम देखना स्टार्ट करें तो हमें यहां पर ना एक गजब की चीज ऑब्जर्व हो रही है। हम नेचर से बात कर रहे थे मैथमेटिकली, अब हमें कुछ चीजें दिखनी स्टार्ट होंगी और वो ये है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरा इसको देखो, जरा इसको देखो, जरा इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। जिन जिनको मैंने रेड कलर से सर्कल किया है जरा इनको देखो तो आपको यहां पर एक चीज नजर आएगी, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं लेकिन इनको आप सिर्फ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारे आपके प्राइम नंबर है। 2 2 प्राइम नंबर, 3 2 प्राइम नंबर, 2 2 2 प्राइम नंबर, 2 5 प्राइम नंबर, 7 2 प्राइम नंबर, 5 3 प्राइम नंबर, 2 2 2 2 2 प्राइम नंबर, प्राइम प्राइम प्राइम। अब बन गई अगली थ्योरम, डिस्कवर हो गई। नेचर से बात किया, डिस्कवर किया, थ्योरम पहले पढ़ के फिर उसको प्रूफ किया गलत रास्ता, ऑब्जर्व किया, थ्योरम को डिस्कवर किया सही रास्ता। अब आपने उसी मैथमेटिशियन की तरह काम किया है जो उन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया होगा तब थ्योरम तक पहुंचे हैं, ना कि पहले थ्योरम बनाई फिर नेचर में ऑब्जर्व किया होगा। यहां हम मैथमेटिक्स नहीं बनाते हैं, हम मैथमेटिक्स को और साइंस को नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, नेचर हमें खुद जवाब तक पहुंचाता है। तो यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर ले लो, यानी कि अब जैसे 16 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 इज इक्वल टू 2 टाइम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया इसलिए 2 टू द पावर 4 लिख दिया। अब मैं यहां पर मान लो 88 ले लेता हूं तो 88 को अगर मैं देखूं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 44, ठीक है, ये वापस से 2 से डिवाइड हो जाएगा 22, ये वापस से 2 से डिवाइड हो जाएगा 11, तो 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं 11 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। लो भाई, हो गई डिस्कवरी। कितना सिंपल सा चैप्टर है और हम इन चैप्टर्स को भी हार्ड मानना स्टार्ट कर देते हैं, और वो क्यों होता है? हमारा रॉन्ग डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। चलो, तो भाई यहां तक हमारा पार्ट क्लियर होता है। अब आप एक छोटा सा ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज करो, क्योंकि इसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है जो थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको और थोड़ा सा शॉक भी लगेगा उस चीज को जान के। तो इसलिए एक ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक लो। हमें कंटिन्यूअसली लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी चाहिए, बीच में एक ब्रेक लेना चाहिए। टेक अ ब्रेक, ठीक है। मैं तो अभी कंटिन्यू ही करूंगा, बट आप ब्रेक लोगे उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करना। तो यहां पर कोई भी अगली थ्योरम यही है शायद आप लोगों की, कि कोई भी नंबर जो है कंपोजिट नंबर वो आपके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में आप मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। तो देखो ये है आपका सिंपल सा फंडा। अब बढ़ते हैं, इन्हीं नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हीं नंबर्स को ऑब्जर्व करते करते हमें एक ऐसे नंबर्स दिखे जो कि बड़े ही मजेदार नंबर थे, क्योंकि नंबर्स हमें कुछ दिखाना चाहते हैं और हमको वो देखना है, ठीक है। डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं जाननी, हमें ऑब्जर्व करना है, कुछ तो डिस्कवर होगा और फिर उस डिस्कवरी को नाम देंगे, ठीक है।
अब देखो, मैं कहता हूं कि यार कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है, तो चलो 7 है, तो आप 7 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7 लिख सकते हो। जो आता है उतनी ही बात करेंगे, नेचर से नेचर कुछ दिखाएगा, ठीक है। आपके पास 18 है, तो आप इसको, सॉरी, 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 6 आएगा, तो 6 को आप लिख सकते हो 18/3 या फिर 6/1, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो इस तरह के नंबर्स तो हमें दिख रहे नहीं, कोई भी नंबर आप डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब ये इनके बीच का कनेक्शन है। 16 इज इक्वल टू 18/3 रेशियोज के फॉर्म में भी आप उनको लिख सकते हो। तो अब हमने यार अचानक से देखा कि हमने एक नंबर लाइन बनाई, और नंबर लाइन पे हमने देखा कि यार यहां पर 0 है, यहां 1 है, यहां पर 2 है, ठीक है। अभी तो हम 0 1 2 3 पे ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, जरा इनके बीच में चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मैं इसके मिड पॉइंट पे आ जाऊं 0 और 1 के बीच में, तो यहां पे जो नंबर होगा उसको मैं क्या कहूंगा, 1 यूनिट का हाफ पार्ट, यानी कि 1 यूनिट को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये लेंथ आ गई 1/2। 1/3 पे चलते हैं, तो मैं उसको क्या कहूंगा, इस पॉइंट को क्या कहूंगा, 1 यूनिट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1/3, यानी कि नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। 1/4 पे चला जाऊं, जो कि ये वाला पॉइंट होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 यूनिट को 4 हिस्सों में बराबर खंडित कर दो, यानी कि डिवाइड कर दो, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/4। अब यहां पर ना बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी ह्यूमंस के माइंड में जगनी स्टार्ट हुई, वो ये है कि यार 1/4 क्या है, 0.25, ठीक है। 1/2 क्या है, इसको लिख लेते हैं 0.5, और 1/3 क्या है, 0.333333333333 आगे बढ़ता जाएगा। बात कर रहे हैं, बस नेचर में कुछ दिखना स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो, सबसे आगे कौन है, 0.25, ठीक है। सबसे पीछे कौन है, इन्हीं 3 पॉइंट्स को मैं देखता हूं, 0.5, ठीक है, थोड़ा दूर लिखता हूं, 0.5, ठीक है। और इसके बीच में एक नंबर है जो कि है 0.33333333 इंफिनिटी तक, यानी कि ये बहुत लंबा आगे जाएगा। अब माइंड में एक सवाल आता है कि अगर आप 0.25 से 0.3333 जा रहे हो, तो इसके आगे पीछे एक ऐसे नंबर भी तो आ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि सेम नंबर रिपीट कर रहा है अपने आप को इन्फिनिटी तक, और इसी से माइंड में आइडिया है कि क्या मैं ऐसा नंबर लिख सकता हूं जो कि अपने आप को रिपीट ना करे। क्या ऐसे भी नंबर होंगे, जैसे कि 1 3 7 8 9 4 2 6 4 7 8 9 8 9 9 8 7 1 2 4 7 3 7 6 4 2 8 1 4 9 8 0, कुछ भी बोल लो, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। कैसे आइडिया लगा, ये देखा, इसके बीच में ये देखा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये नंबर भी एग्जिस्ट करता होगा। हेंस यहां पर समझने वाली बात ये है कि भाई 0.1 है, तो 0.01 भी है, 0.001 भी है, 0.000000001 भी है, तो इनके बीच में कोई नंबर है 0.1 से लेकर 0.01 के बीच में एक ऐसा नंबर आएगा ना, 0.012786534984326849, जाते जाओ एंड तक, कभी उसको रिपीट मत करो। और इससे एक और बात जानने को मिलती है कि यार दो नंबर्स के बीच में इस हिसाब से देखे तो कितने नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। और यही आपका एक और ईस्टर एग है फ्यूचर में, यानी कि 11th ग्रेड में जब आप कैलकुलस को पढ़ोगे। अब अगर मैं कहूं 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं। 0 से 0.1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, अगर इस तरह से आप नंबर्स को देखो तो अगेन आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। और ये अगेन फ्यूचर के लिए, बहुत आगे वाले, ज्यादा भी आगे नहीं, कॉलेज लेवल के फ्यूचर के लिए आपके पास एक ईस्टर एग है कि यार इन्फिनिटी आपको कुछ समझाना चाहता है। और आप अपनी नर्सरी ग्रेड में, सॉरी नर्सरी तो नहीं, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में आपने जीरो का टेबल पढ़ा होगा, उसके साथ भी इसका एक कनेक्शन है जो हम कैलकुलस में स्टडी करेंगे। तो यहां पर देखो, मूवीज की तरह आपको, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कुछ ईस्टर एग्स भी मिलने स्टार्ट हो रहे हैं जो खुद आपको क्यूरियस बनाएंगे। यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स के जरिए आप दो पॉइंट्स के बीच में एक कनेक्शन बना रहे हो। दो पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और यहीं से सोचने में एक बड़ी मजेदार चीजें निकलती हैं। अब सोचो, अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ, क्योंकि आप नंबर्स के साथ स्टडी कर रहे हो। आपकी स्पीड है अभी 0 और आपने अपनी स्पीड इंक्रीज करी 3 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है। कितने टाइम में, एक फिक्स्ड टाइम में, मान लो मैं कहूं 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट क्या है, एक लिमिटेड टाइम है, यानी कि एक फाइनाइट टाइम पीरियड है। उस फाइनाइट टाइम के अंदर अगर मैं कहूं कि एक वक्त आपकी स्पीड जस्ट स्टार्ट किया होगा तो 0 होगी, तो आप 1 मिनट के बाद आपकी स्पीड क्या थी, 3। अब जरा सोचो, अपनी सोच की शक्ति को बढ़ाओ। तो एक वक्त
इस 1 मिनट के दौरान आपकी स्पीड अगर इंक्रीज हुई है तो कभी वो एक टाइम पे वो 0.1 किलोमीटर पर आवर पे भी पहुंची होगी, 0.12 पर भी पहुंची होगी, 0.123 पर भी पहुंची होगी, 0.12345 पर भी पहुंची होगी। यानी कि बीच में कोई ना कभी आपका एक इतना लंबा नंबर भी आया होगा। और अगर 0 से मैं 3 तक जाऊं तो इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। यानी कि फाइनाइट टाइम में आपने, अगर मैं कहूं हर एक नंबर मेरे लिए एक स्पीड है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक स्पीड है, तो मैंने इनफाइनाइट स्पीड्स को क्रॉस किया है 0 से 3 तक पहुंचने के लिए। और इसी से मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट को अगर मैं एक लाइन से दर्शाऊं, जिसको मैं 0 से 1 कहूं, तो इस 1 मिनट के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे? 0.1 मिनट, 0.12 मिनट, 0.123 मिनट, 0.1234 मिनट। तो यहां पर भी कितने मिनट्स हैं? इनफाइनाइट मिनट्स हैं। So you have crossed infinite velocities या infinite speeds in a finite time, but you have infinite point of times as well. अब ये कितनी मजेदार चीज हो रही है, नेचर के ओरिजिन के साथ आप यहां पर एक कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर रहे हो। ये क्यूरियोसिटी जनरेट करता है जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो। लेकिन अगर हम याद करके आगे बढ़ जाएंगे तो कितनी फैसिनेटिंग सी बात हमसे मिस हो जाएगी। और ये जाने, अगर आज हम जानते हैं तो कल कैलकुलस में आपका इंटरेस्ट बनेगा। ये नहीं जानोगे तो कल कैलकुलस में इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और जब उसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो वहां भी हम फॉर्मूले याद करके आगे बढ़ जाएंगे। मजेदार बात, जब आप 11th को पढ़ रहे होगे तो मैं आपको एक और चीज आपको वहां बताऊंगा कि कैलकुलस का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कैलकुलस वाले चैप्टर्स में सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज दिए होते हैं। अब ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ गई है, लेकिन वो फॉर्मूलाज नहीं है, वो रिजल्ट है जिनको हमने फॉर्मूला बोलना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम नेचर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जब हम किसी चीज को गलत चीज बोलेंगे, जैसे कि अगर मैं टैंक को मोटरसाइकिल बोलना स्टार्ट कर दूंगा तो वो टैंक टैंक की तरह मैं उसको समझ ही नहीं पाऊंगा, मैं उसको मोटरसाइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करूंगा और वहीं पर मेरे से गलती होगी, यानी कि मैं करेक्ट स्टडी नहीं कर रहा हूंगा। तो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स राइट एजुकेशन। और ये बात की हमें सिर्फ हैबिट बनानी है। आप पढ़ना सीख गए, उसके बाद आप खुद चीजों को खोजना स्टार्ट कर लोगे। आपको हमेशा सिलेबस याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ना सीखो। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इतनी बातों में हमने एक बड़ी मजेदार चीज ऑब्जर्व करी कि यहां पर हमने देखा कि कुछ नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं लेकिन टर्मिनेट हो गए, जैसे 0.25 के बाद एंड, 0.5 के बाद एंड। कुछ नंबर्स रिपीटिंग हैं लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं है, वो चलते जा रहे हैं इंफिनिटी तक, ठीक है। वेरस कुछ नंबर ऐसे हैं जो ना तो रिपीट कर रहे हैं ना टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हमने अभी 1 2 3 में देखा था, प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यार दो नंबर्स के बीच में जो ये पॉइंट्स वाली दुनिया है, इसके अंदर हमें नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दिख गया, ये दिख गए। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दिखा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दिखा। तो इनको हमने नाम दिया कि भाई ये जो है, ये जो नंबर है इसको आप, क्योंकि क्योंकि जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये किससे आया है? ये नंबर आया है 1/3 से। ये नंबर किससे आया है? ये नंबर आया है 1/2 से। ये नंबर क्या है? आया क्या है, मतलब वही है, ये आया है, ये है 1/4। लेकिन अगर मुझे इसको लिखना होगा तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं 13789 ये पूरा लिख दूं, होल डिवाइडेड बाई पॉइंट का मैं नीचे 1 ले आऊंगा, तो यहां मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? इनफाइनाइट जीरो लगाने पड़ेंगे। यानी कि मैं इसको रैशनल फॉर्म में लिख ही नहीं सकता हूं, मैं इसको रैशनल फॉर्म में लिख नहीं सकता हूं। यानी कि रैशनल फॉर्म क्या हुआ? अभी वैसे तो ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, या फिर मैं ये कहूं रैशनल की जगह मैं ये बोलूं कि मैं इनको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। यानी कि दो प्रकार के नंबर हमें और मिले। वो क्या है? ऐसे नंबर जिनको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो और ऐसे नंबर जिनको आप रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो रेशियो से हमने वर्ड डिराइव किया रैशनल, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्कवरी हो गई है। अब नामकरण की बारी है, तो हमने नाम दिया इसको रैशनल नंबर, और ऐसे नंबर्स को हमने नाम दिया इररैशनल नंबर। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। तो कुछ नंबर रैशनल होंगे तो कुछ नंबर इररैशनल होंगे। और यहां से हमें एक बड़ी पिक्चर का हिंट मिल रहा है। सोचो ये एक छोटा सा चैप्टर आपको कितने हिंट दे रहा है और कितनी आगे की चीजों में आपकी क्यूरियोसिटी को बूस्ट कर रहा है। तो ये नंबर्स को समझेंगे तभी तो आगे नेचर से सही कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका इररैशनल नंबर और रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो रिपीट भी नहीं होते और अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं करते हैं। और ऐसे नंबर्स को रैशनल में कैसे लिखा जाता है, ये चीज हम यहां पर देखेंगे। जीपी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज 12th में, तो इनको इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो भी आगे इस जर्नी में आएगा, ठीक है। चलो, तो अभी हमारा मेन मोटो है रैशनल और इररैशनल को समझना, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और फ्यूचर में आपका इनके साथ क्या गहरा कनेक्शन है वो भी आप लोगों ने यहां पर समझा होगा। अब आते हैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात पर
ठीक है, जैसा कि आपकी बुक्स में इर्रेशनल नंबर्स को लेकर एक बात कही गई है, तो वो बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि यहां पर हमने रूट 2 को जब सॉल्व किया अपने मेथड से, नॉर्मल डिवीजन मेथड से जब सॉल्व किया, तो हमें पता चला कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह हमने डिस्कवर किया कि रूट 3 आपका एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह हमने डिस्कवर किया कि रूट 5, रूट 7, रूट 11 इर्रेशनल नंबर है, और ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमने नहीं बनाया, हमने इनको सॉल्व किया। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आ रहे थे, तो इस वजह से हम इनको कभी भी, मतलब इसको जितना करते जा रहे थे उतना होता जा रहा था, कभी रिपीट ही नहीं किया इसने, इसलिए हम इनको पी रैशनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म क्या हुआ, रेशियो का फॉर्म, यानी कि अगर आप किसी को इस फॉर्म में लिख दोगे तो वो रैशनल नंबर है, नहीं लिख पाओगे तो वो इर्रेशनल नंबर है। तो ये नंबर्स क्या रहे थे आपके, इर्रेशनल। तो यहां पर आया कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा क्या निकल कर आ रहा था, इर्रेशनल निकल कर आ रहा था। ठीक है, और ये कोई रूल नहीं है, सॉल्व किया गया, देखा गया, फिर ये बात बोली गई। इट मींस नेचर से बात की गई, उसको ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद ये रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर ना कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट क्या आता है, ठीक है, हमारी बुक्स के अंदर ना एक मेथड दिया हुआ है जिसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या कुछ लोग पैराडॉक्स मेथड कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये कहा गया है, ये वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, रूट 3 इज इर्रेशनल। अब यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो एज पर आवर बुक्स हमें यहां पे कहा गया है कि आप एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करो, जिसमें कि आप ये मान लो, और ये मेथड सही है, ये मेथड सही है, ये वर्क भी करता है, लेकिन यहां पर मुझे थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है, और यहां पर सही क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूं जो आपको भी अपनी तरफ से उठाना है। हमें जबरदस्ती किसी भी चीज को वैलिड प्रूफ नहीं करना है। अगर कोई चीज क्वेश्चनेबल है तो वो क्वेश्चनेबल होनी चाहिए, और वो क्या है कि हम यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, जो कई जगहों पर कामयाब है, लेकिन इस जगह पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर मुझे एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई ये कहते हैं कि रूट 3 को आप a/b के इक्वल मान लो, यानी कि आप ऐसा मानो कि रूट 3 आपका रैशनल है और a और b आपके क्या है, को प्राइम है। अब एक नया वर्ड आ गया है हमारे लिए, को प्राइम। तो को प्राइम कुछ नहीं होता है, अब देखो हम लोग आधा तो नाम में ही परेशान रहते हैं, मैथमेटिक्स को ऐसे शो ऑफ करके दिखाते हैं ना, आधा तो हम नाम में परेशान रहते हैं, लेकिन को प्राइम क्या है, लेकिन ये बात याद रखना, नाम भूल जाओ, मतलब कभी मत भूलना, इन बातों को समझो बस। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, जैसे कि 7 और 3, तो अगर मैं इनके फैक्टर्स को देखूं तो इनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ए और बी, जैसे 7/3 हो गया तो ये को प्राइम है, लेकिन अगर 4/2 लेता तो वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि आप फर्दर उनको डिवाइड करके 2/1 कर सकते हो। तो 2/1 यानी 2 और 1 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये को प्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, लेकिन ए और बी की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है। फिर हमने क्या किया, बी को यहां लेकर आए, बी रूट 3 इज इक्वल टू ए, और फिर हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 3b² इज इक्वल टू a²। अब ऑब्जर्व करते हैं इसे कि 3 मल्टीप्लाई b² इज इक्वल टू a²। पहले फील करो, वो फील क्या है कि यार a² इज इक्वल टू, ये खुद कह रहा है कि ये इक्वल है b² मल्टीप्लाई 3², यानी कि अगर मैं यहां पे a² की जगह लिखूं यहां पर 27, ठीक है, और यहां पे लिखूं 3, तो 3 9 जा 27 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 9, इट मींस 27 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है और 9 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका तो यही मतलब है भाई, 3 मल्टीप्लाई b² इज इक्वल टू a²। इसका मतलब a² तक आप कैसे पहुंचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करके वहां तक पहुंच रहे हो, तो वो नंबर तो उस नंबर से डिवाइड हो ही जाएगा। सिंपल लॉजिक, छोटी क्लास वाला लॉजिक। तो इसका मतलब कि आपका जो a² है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, a² आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। अब a² अगर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब a भी आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, a भी आपका 3 से डिवाइड हो सकता है। अब यहां पर मन में एक सवाल आता है, अब देखो a² क्या है, a² अगर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस a मल्टीप्लाई a डिवाइड बाई 3। ठीक है, a² डिवाइड बाई 3 है, तो a मल्टीप्लाई a डिवाइड बाई 3। तो यहां पर आता है कि यार अगर a² डिवाइड हो रहा है तो क्या a को भी डिवाइड होना चाहिए। पॉइंट यहां पर ये निकल कर आता है, क्या a को भी डिवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर ये इससे डिवाइड नहीं होगा तो उसका स्क्वायर भी कैसे डिवाइड होगा, सोचने का मौका। हालांकि इसके ऊपर प्रूफ दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, एक थ्योरम दी हुई है जहां पर P1 P2 P1 P2 करके दिया हुआ है, लेकिन
एज अ स्टूडेंट मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लूं सोचने के लिए, क्योंकि सोचना सीखना ही तो असली पढ़ाई है। मल्टीपल एग्जांपल्स मैं खुद जनरेट करूं और सोचूं और यहां पर वेरीफाई करूं कि ये बात सही है या नहीं है। हालांकि एज पर द बुक हमें पता है कि ये बात सही है, लेकिन अगर मैं इसको सेल्फ डिस्कवर करूं, इस पे चिंतन करूं, इसको सोचूं, तो मेरा ब्रेन के जो सेल्स हैं वो सही डायरेक्शन में अपने आप को चैनलाइज करेंगे, न्यूरॉन्स सही वे में रीजनरेट होंगे और मैं थिंकर बनूंगा, मेरा आईक्यू लेवल बढ़ेगा। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हालांकि अब मैं अपने वे में बताऊं तो इसको कि अगर ए 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ए स्क्वायर भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आपको भी ये चीज खुद से वेरीफाई करनी है। ऐसा कभी मत किया करो कि अगर कोई टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको आंख बंद करके मानना है। अगर आप वेरीफाई करना नहीं सीखोगे तो किसी भी ऑब्जर्वेशन को कैसे वेरीफाई करोगे, किसी भी डिस्कवरी को कैसे जज करोगे कि जो मैंने सोचा है वो सही है या गलत है। तभी तो ऐसा होता है कि हम बड़े लोग जब बन जाते हैं, अगर मेरे पास गलत नॉलेज है तो मैं उसके लिए लड़ जाता हूं कि नहीं मैं ही सही हूं। हमें वेरीफाई करना आना चाहिए और यही है होगी हमारी सबसे राइट हैबिट। तो अब इस मेथड पे आते हैं। ठीक है, √3 को हमने रैशनल माना, फिर हमने b को ऊपर लेकर आए, स्क्वायर किया दोनों साइड पे, तो इसका मतलब a जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इट मींस कि a का एक फैक्टर है जो कि आपके पास 3 है। a का एक फैक्टर है जो कि आपके पास 3 है। ठीक है, अब देखो a का एक फैक्टर है 3, यानी a को मैं लिख सकता हूं 3c के बराबर, क्योंकि a जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैंने कहा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c, a की जगह मैंने 3c लिखा, उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यार बड़ी मजेदार चीज 3c स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहां पे बोला था कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहां क्या आ रहा है b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इट मींस कि b का भी एक फैक्टर आपके पास क्या है 3। अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहता है, हमने कहा था कि a और b आपके लिए क्या है, को प्राइम है, यानी कि ये आपस में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन a का फैक्टर आ गया 3 कि a 3 से डिवाइड हो सकता है और b भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मान लो ये रेशियो है 18/9, तो 18 भी 3 से डिवाइड हो सकता है और 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि फर्दर कट सकते हैं। इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है। यानी कि अगर मैंने √3 को a/b माना है और उसको को प्राइम माना है और आगे बढ़ा तो मुझे यह देखने को मिला कि a और b आपके को प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या क्रिएट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। इट मींस कि हमने जो माना था कि √3 आपके लिए एक रैशनल नंबर है, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इट मींस √3 रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या हुआ, वो इर्रेशनल हुआ। ये है आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेकिन मुझे यहां पर एक छोटी सी चीज है जो हमें करनी है और वो है ऑब्जर्वेशन। हमें यहां पर फर्दर ऑब्जर्व करना है और यही है हमारा एनसीईआरटी वाला मेथड, जिसमें हम लोग प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के जरिए करते हैं। लेकिन अब इस मेथड को आप चाहो तो एक बार और, वैसे तो समझ आ ही गया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा पीछे आओ, वापस से एक बार रिविजिट करो, क्योंकि अब बड़ी मजेदार चीज हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। और वो क्या है, क्या पता अगर आप पीछे नहीं भी गए होगे तो अब इसके बाद जरूर पीछे जाओगे। मैं कहता हूं प्रूव दैट √4 इज इरेशनल। ठीक है, हमें पता है कि √4 की वैल्यू क्या होती है, +2 और -2, जो कि आपके रैशनल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं मुझे नहीं पता √4 क्या है, मैं इसी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करता हूं। और क्योंकि अगर √4 रैशनल है तो a और b की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, लेकिन अगर वो इरेशनल है तो वही चीज आएगी, यानी कि हम इस मेथड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का ही यूज करते हैं। सो √4 को मैं लेता हूं a/b और a और b क्या है मेरे लिए, को प्राइम है, यानी कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, b यहां लाया स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। इसका मतलब कि a स्क्वायर 4 से डिवाइड हो सकता है और a भी 4 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि a का एक फैक्टर निकल कर आ गया जो कि है आपके लिए 4। ठीक है, तो मैं a स्क्वायर की a की जगह लिखूंगा 4c, तो मेरे पास हो गया 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का होल स्क्वायर। a की जगह 4c लिखा और पूरा a स्क्वायर है तो 4c का होल स्क्वायर, तो यहां से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो 4 यहां पर है, यहां 4 स्क्वायर 16 है, 16 डिवाइड बाई 4 4 हो जाएगा 4c स्क्वायर। इट मींस b का फैक्टर भी क्या आ गया 4, b स्क्वायर 4 से डिवाइड हो सकता है और b भी आपका 4 से डिवाइड हो सकता है। अब पॉइंट को ध्यान से देखना, यानी कि a भी 4 से डिवाइड हो सकता है, b भी 4 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये दोनों को प्राइम नहीं है।
अब अगर ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब √4a/b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और अगर यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब √4 आपका रैशनल नहीं है, √4 आपका इर्रेशनल है। और लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि √4 आपका 2 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। और यहीं से वो बात निकल कर आती है जो मेरे मन में आई। 50 साल से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस पर सवाल ही नहीं उठाया। हमारी बुक में अगर √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, हमने वो सॉल्व किया, लेकिन √4, √8 तो होता ही रैशनल है, लेकिन जैसे √4, √9, √16, इन पर हमने कभी इन चीजों को टेस्ट ही नहीं किया। अब आप कहोगे, कई लोगों ने, मैंने इस चीज को कई लोगों से पूछा, तो कई लोगों में मुझे एक आंसर बड़ा कॉमन मिला कि ये मेथड सिर्फ इर्रेशनल नंबर के लिए यूज किया जाता है। बट यहां पर मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि अगर आपको पहले से ही पता है कि वो नंबर इर्रेशनल है, तो फिर आपको प्रूव करने की क्या जरूरत है? ये चीज मैंने इंटरनेट पर भी देखी, कोरा पर भी मुझे ये आंसर मिला, और कई अदर आर्टिकल्स देखे, वहां पर भी ये आंसर मिला। बट वी शुड, मतलब हमें किसी चीज को तब तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर कि ये चीज हम इर्रेशनल नंबर के लिए ही यूज करते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि ये नंबर इर्रेशनल है, तो आपको प्रूव करने की क्या जरूरत है? और अगर ये मेथड सही है, तो इस मेथड के हिसाब से रैशनल नंबर रैशनल आना चाहिए और इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर कह दूं, और ये बात मैं चाहता हूं कि लोग देखें, ये बात टीचर्स तक पहुंचाओ, आप लोग, आप बच्चे ही पहुंचा सकते हो, ठीक है? और जो एजेंसीज हमारी एनसीईआरटीज को बनाती हैं, जो हायर अथॉरिटीज बैठे हुए हैं, इस चीज पे चर्चा करें, लेकिन इसको सिलेबस से ना काटें, ताकि हम बच्चों को ये सिखा सकें कि भाई क्वेश्चनेबल चीजों पर क्वेश्चन करना चाहिए। साइंस की दुनिया में मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, यू शुड आस्क द राइट क्वेश्चन। पहले सवाल आता है, तब आप जवाब तक पहुंचते हो। लेकिन हम पढ़ते हैं, जवाब से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। उल्टा नहीं करना है, तब हम चीजों को सही से सीख नहीं पाएंगे। और ये चीज क्वेश्चनेबल है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, क्योंकि अगर मैं कहूं कि मुझे पहले से पता हो कि इर्रेशनल नंबर पे ही अप्लाई करना है, अब मैं कहता हूं कि यार 12,73,437, अब मुझे तो पता ही नहीं कि ये रैशनल है इर्रेशनल है, ठीक है, मैंने खुद से एक रैंडम नंबर ले लिया, तो मैं फिर इस मेथड का यूज करूंगा तो हर बार कोई हर चीज इर्रेशनल ही आएगी। तो इस हिसाब से तो हर नंबर मेरे लिए इर्रेशनल हो गया। तो फिर इस मेथड की वैलिडिटी को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? हो सकता है कि पूरी बात मुझे ना पता हो, लेकिन अब ये बात, तो जब तक हम सवाल ही नहीं उठाएंगे, पूरी बात सबके पास तक कैसे पहुंचेगी? अगर आपको इसका कोई जवाब पता है कि यार ये मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि मुझे ये मेथड वैलिड नहीं लग रहा है, तो अगर आपको कोई चीज पता है कि ये मेथड वैलिड है तो क्यों है, उसका रीजन आप मुझे जरूर बताना, ठीक है? मेरी मेल आईडी आपको यूट्यूब पर भी मिली जाएगी, यूट्यूब पे एक सेक्शन होता है अबाउट में, जाके वहां पर मिली जाएगी। तो इफ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस, प्लीज डू सेंड इट टू मी। और अगर हमें नहीं पता है तो हमें ये सवाल जरूर उठाना चाहिए और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए, ताकि इसका अगर कोई जवाब है तो वो मिले, अगर नहीं है तो इसको खंडित करो। गलत चीज को सीखने से कोई फायदा नहीं होता है, और साइंस के अंदर क्वेश्चन उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम सही जवाब तक पहुंचते हैं। ये मेथड इस जगह तो वर्क नहीं करता है, लेकिन 5 - √3 या 5 + √3 इस जगह पर यह कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सही से वर्क करता है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड गलत नहीं है, लेकिन इस वाले पार्ट में प्रूव दैट √3, √4, √5, इस जगह पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को बहुत ही लीनियंटली लेके बस बोल दिया गया है, लेकिन एक वैलिड प्रूफ यहां पर जनरेट नहीं हो रहा है। ये मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब यहां पर एक और बात निकल कर आती है, बोर्ड्स में आएगा तो क्या करना है? तो भाई बोर्ड्स में आता है तो यही कर देना, वरना वहां आपको वो लोग नंबर नहीं देंगे। लेकिन एटलीस्ट हमें इस बात के ज्ञान तो मिला कि यार ये मेथड सही नहीं है। और ये चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोगों को समझनी होगी कि भाई सही चीज और गलत चीज में हम क्वेश्चन उठाएं। क्वेश्चन उठाना सिखाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन ही नहीं जनरेट होंगे तो आप सही साइंस कभी नहीं सीख सकते, और आपको अगर वो आदत ही नहीं बनेगी, बस चुपचाप सुनोगे, कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि आपको क्या पता सही क्या है गलत क्या है। हम जो पढ़ाएंगे वो आप सुनोगे, उसको मानोगे और आगे बढ़ोगे, और सही वे में जब नहीं सीखोगे तो 10th की चीज 11th में भूल जाओगे, 11th की चीज 12th में भूल जाओगे। और यही होता आ रहा है और यही हो रहा है, क्योंकि हमने खुद वो चीज नहीं एक्सप्लोर करी है, क्योंकि हमने खुद वो चीज नहीं सीखी है। इसीलिए, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड बनने के नाम पर, डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होना, ना कि चुप बैठ के क्वेश्चंस को ना पूछना। क्वेश्चंस पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल है, किसी चीज पे सवाल उठाया जा सकता है तो उठाओ सवाल,
और आज इंटरनेट की दुनिया है भाई, इंटरनेट पे फैला दो ऐसे सवालों को, ताकि अगर किसी के पास सही जवाब होगा तो वो पहुंचेगा आप तक। इंटरनेट का यूज करो, सिर्फ रील्स देखने के लिए इंटरनेट नहीं है। सो प्रूव दैट ये वाले मेथड से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इस जगहों पर जहां रैशनल माइनस इरेशनल नंबर है वहां पर ये चीज वैलिड है। हालांकि इसको भी लेकर मैं एक चीज बोलूंगा, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, थोड़ा सा थिंकिंग पावर को एनहांस करते हैं। रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर अगर आप करोगे तो मेरे पास क्या है, 5 माइनस, ठीक है, √3 0.17 डॉट 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 ऐसे है। अब आप इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे ना, 5.0000 कहां तक, इंफिनिटी तक। 5.000 लिखा। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो यहां पर भी तो इनफाइनाइट नंबर नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आएंगे, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा वो इरैशनल ही होगा। ऑब्जर्वेशन देख के ही समझ आ रहा है। लेकिन चलो कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड से हम लोग एक बार इसको करते हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड यहां पे वर्क करता है, क्योंकि वो मेथड गलत नहीं है, लेकिन उस मेथड को जिस जगह यूज किया गया वो परिस्थिति और वो जगह गलत है, इसलिए वो मेथड गलत है। जैसे कि मैं ये कहूं कि अगर आपको कहीं पर इंटीग्रेशन, नहीं वो वर्ड तो आपने सुना नहीं होगा, मैं कहूं अगर आपको कहीं पर डिवीजन करना है और डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो गलत हुआ ना। तो यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड सही है, मैथमेटिक्स का एक प्रूवन मेथड है, लेकिन उसको हम शायद गलत जगह पर यूज कर रहे हैं। तो अब आते हैं 5 माइनस √3, इसको मैं ले लेता हूं रैशनल फॉर्म में a/b, जो कि कोप्राइम है, तो मैंने इसको कोप्राइम के फॉर्म में ले लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया भाई, a माइनस, इसको ऐसे ले आया, 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब a और b क्या है आपके पास, कोप्राइम है। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं भाई, a और b इंटीजर वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं यहां पर, तो 5b एक नंबर होगा, नंबर में से आपने एक नंबर माइनस किया है तो एक नंबर ही आएगा, और डिनोमिनेटर में b है, इज इक्वल टू √3। अब यहां पर क्या है कि भाई ये क्या है, क्लियरली दिख रहा है a और b एक नंबर है। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ही आएगा, उसमें से एक नंबर माइनस करोगे तो एक नंबर ही आएगा, मतलब इंटीजर फॉर्म में ही आंसर आएगा, और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, यानी ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। इट मींस ये क्या है, ये है रैशनल। लेकिन दूसरी तरफ √3 क्या है, इरैशनल है। अब √3 अगर इरैशनल है तो यहां पे रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इट मींस अब क्रिएट हुआ कॉन्ट्रडिक्शन, और यहां पर कोई फर्दर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो क्योंकि रैशनल इरैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, तो बाई कॉन्ट्रडिक्शन 5 माइनस √3 आपका रैशनल नहीं हो सकता है। इट मींस 5 माइनस √3 आपके लिए एक इरैशनल नंबर है। तो देखो यहां पर ये वर्क कर रहा है। फ्यूचर में अगर आप ऐसे देखोगे, log base 2 to the 5, log तो खैर आपने पढ़ा नहीं है, इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूफ किया जाएगा कि यार ये एक इरैशनल नंबर है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करेक्ट है, लेकिन उस वाले केस में जहां सिर्फ √3, √2, √4, √7 या रूट ऑफ एनी नंबर आ रहा है, वहां पर मैं उस मेथड को वैलिड नहीं मानता हूं। ये मेरी अपनी राय है, और अगर किसी के पास उसका सही जवाब है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान करने से ही ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, चलो तो देखो भाई, ये मेथड भी हो गया जो आपके बोर्ड्स में आएगा। मेथड्स आपने सीखा और सही नॉलेज आपने ली। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आपके अगले पड़ाव पर, जो कि है आपका, वापस से अगर आप ब्रेक लो, थोड़ा सा इसके ऊपर एक चर्चा करो, सोचो, और फिर इसके आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक लेना जरूर, और इसके बारे में सोचना, क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फर्दर, नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, हमें यह पता है कि किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में टुकड़ों में बांट सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 27 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 3। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर 18 को ले लेता हूं, 18, तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो नंबर्स थे, हमने उनको प्राइम फैक्टर्स में बांट लिया। अगला काम क्या, ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने देखना स्टार्ट किया, ठीक है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं कि अगर इन दोनों नंबर्स को अगर मैं देखता हूं तो इनमें कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही हैं, कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही हैं। जैसे कि ये 3 कॉमन है, मतलब 1 1 3 को 1 1 3 मानो तो ये कॉमन है। ठीक है, तो हमने कहा कॉमन 3 को एक बार लिखा, दूसरे कॉमन 3 को एक बार लिखा, और जो अनकॉमन बचे उनको भी एक एक बार लिख दिया। ठीक है, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 2000 साल पहले यही काम कर रहे थे लोग, ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, और फिर इन नंबर्स को, जब इस नंबर को कॉमन को सिर्फ एक बार लिखा, ठीक है, कॉमन, जैसे 3 3 आ गया तो इसको एक कॉमन मान लिया, एक बार लिख दिया, 3 3 आ गया, इसको एक कॉमन मान लिया, एक बार लिख दिया, बट ये 3 अकेला है, उस 3 को लिखा और उस 2 को लिख दिया। और फिर इस नंबर को हमने देखा, जो कि क्या है, 3 3 = 9 मल्टीप्लाई 3 2 = 6, 9 × 6 होता है आपके पास 54। ठीक है, 54, यानी कि 27 नंबर है, 18 नंबर है, और एक 54 नंबर हमारे पास आ गया, जो कि हमने कॉमन कॉमन को एक बार लिख के बना दिया। अब क्या कुछ कर ही रहे हैं, देखो हम एक परिस्थिति बना रहे हैं, उस परिस्थिति को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो 27 और 18 से अगर मैं देखूं, इस 54 के अंदर क्या खास बात है
कि यार 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। और इस 54 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में देखूं तो यहां पे 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉमन को तो एक बार लिया है ना आपने, इस कॉमन को भी एक बार लिया है। अब 18 को देखो, 18 क्या है 332, और अब इसको देखो 332 भी आ रहा है, यानी कि 54 एक ऐसा नंबर निकल कर आया जो कि देखा जाए तो सिर्फ कॉमन कॉमन को एक बार लिया है, यानी कि एक सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के करीब है, सबसे छोटा नंबर जिसका जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये किसके बराबर है, 54 के बराबर है। और यहां पर 27 आ रहा है, यानी कि अगर मैं सिर्फ इन थ्रीज को देखूं तो मैं लिख सकता हूं 27 मल्टीप्लाई 2, और फिर इनको देखूं तो यहां मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 18, यानी कि 54 क्या है मेरे पास, 54 है मेरे पास 27 मल्टीप्लाई 2, और 54 क्या है मेरे पास, 54 है मेरे पास 18 मल्टीप्लाई 3। मैजिक देख रहे हो, 54 27 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 54 कैन बी डिवाइडेड बाई 27, ठीक है, 54 कैन बी डिवाइडेड बाई 18, 54 कैन बी डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार अगर हमने कॉमन को एक बार लिया तो दो बार भी तो ले सकते हैं, ठीक है, दोनों बार ले सकते हैं, तो इससे जो नंबर आएगा वो 54 मल्टीप्लाई 9 के बराबर होगा, 54 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 9 चौके 36, 3 कैरी, 9 पंजे 45, 45 3 48, 486। तो 486 भी तो एक नंबर है जो 27 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 27 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है, 486 भी वो नंबर है जो 27 और 18 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन कॉमन को सिर्फ एक बार लेने से आपने लीस्ट नंबर ढूंढा, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए इस नंबर को जो कि कॉमन को एक बार लेने से आपने डिस्कवर किया, उस नंबर को हमने नाम दिया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम हमने उसको नाम दे दिया क्योंकि आपने एक ऐसा नंबर डिस्कवर किया जो सबसे छोटा हो, जिससे मतलब जो नंबर आपने ढूंढा है वो दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड कर पाए, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर पाए। जैसे कि अगर मैं 2 और 3 लूं, ठीक है, 2 और 3 लूं, तो जस्ट भाई ऑब्जर्वेशन चलते हैं, तो भाई अगर मैं देखूं 1 नहीं है, 2 नहीं है, क्योंकि 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, वैसे कर सकते हैं पॉइंट में आंसर आएगा, बट इंटीजर फॉर्म में आंसर चाहिए हमें। 3 को देखूं तो 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 4 को देखूं तो 4 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 5 को देखूं तो इन दोनों से नहीं कर पाएंगे, लेकिन 6 को देखूं, 6 वो एक लीस्ट नंबर है जिसको आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। 18 भी वो नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर पाए, इसीलिए एल, लीस्ट। तो ऐसे मिला हमें एलसीएम, और एलसीएम निकालने का प्रोसीजर भी डिस्कवर हो गया, खुद ब खुद डिस्कवर हो गया। कोई भी नंबर ले लो, 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, और बस उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में देखो, यानी कि मैं लेता हूं नंबर, मान लो 27 लेता हूं, 9 लेता हूं और 12 लेता हूं, ठीक है, ये 3 नंबर ले लिए, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम अगर मुझे ढूंढना है तो वो क्या है 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 9 क्या है, 9 है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3, 12 क्या है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, लास्ट वाला 3 3 के नीचे 3 लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 के लिए, और यहां पे लिखता हूं 3 मल्टीप्लाई 2, ताकि पैटर्न के फॉर्म में नजर आए, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं कॉमन तीनों में, क्योंकि अब 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन, तो इसका 3 एक बार, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो तीनों में कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है, वो 2 में कॉमन है। तो भाई इसका वाला 3 भी लिखूंगा मैं और इसका वाला 3 भी लिखूंगा, यानी कि ये दोनों आ गए मेरे पास, ये दोनों आ गए, और ये 2 तो अकेला है और ये 3 भी अकेला है। लो भाई मल्टीप्लाई करो, ये मैंने कितनी बार लिख दिया, ये 3, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये 2 अभी अकेला है, तो 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 16, 162। तो भाई 162 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर, ये देखो, जिसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 तो है ही, 9 आ ही रहा है, तो यानी 162 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2, अरे मल्टीप्लाई 2 भी है, सॉरी मिस्टेक हो गई, तो यहां पर एक और 2 आएगा, तो 162 नहीं है, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 324 इनका एलसीएम है। तो इसके अंदर ये भी देखो 12 भी आ गया, 9 भी आ गया, और 27 के लिए तो आपको 3 3 चाहिए, वो भी आ गए, वो भी आपके यहां पर आ गए। लेकिन अब देखा जाए तो एक 3 अगर मैं वो हटा दूं तो उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। इट मींस ऑब्जर्व करना, यहां पर एक चीज मैंने इंटेंशनली करी है, यहां पे 3 2 बार था तो मैंने इन दोनों को लिख दिया, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन की ताकत को समझो, अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व कर रहा हूं, बाई चांस मैं कोई मिस्टेक करता हूं तो मिस्टेक अपने आप सुधरती है। अब देखो 1 2 3 4,
3 मल्टीप्लाई 2 ठीक है, ये आया। अब अगर मैं देखूं 9 के लिए तो मेरे पास 2 3 आ गए, ठीक है। 27 के लिए देखूं तो मुझे 3 चाहिए, ठीक है, तो मैं यहां से देख सकता हूं 3 चाहिए। और 12 के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे 1 3 और 2 2 चाहिए, तो मैं 1 3 ये वाला ले लेता हूं, 2 2 यहां से ले लेता हूं, यानी कि इस 3 की जरूरत नहीं है। तो इंटेंशनली क्या किया मैंने ये किया था कि एलसीएम के प्रोसीजर में मैंने यहां पे क्या बोला था कि देखो यहां पे सिर्फ 2 ही 3 हैं, 2 ही 3 हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या किया मैंने, इन दोनों 3s को कंसीडर कर लिया था, इसीलिए मैंने एरो बनाया था ताकि आपको फ्यूचर में दिखा सकूं। तो अब देखो अगर सिर्फ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक 3 जो है मैंने यहां से कैंसिल कर दिया, सिर्फ अगर मैं इतना रखूं तो मेरे पास 27 आ रहा है, मेरे पास 9 आ रहा है, और मेरे पास देखो 12 भी आ रहा है। तो यानी कि ये है वो एलसीएम, ये नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन की ताकत को समझो। अगर आप ऑब्जर्व करते हो, बाई चांस आप कोई गलत ऑब्जर्वेशन करते हो, लेकिन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन ने आपकी मौजूदा ऑब्जर्वेशन को सही किया, और ऐसे ही हम नेचर से बात करते हैं। हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि हर बार कोई चीज सही कर देंगे, हमसे गलतियां भी होंगी, लेकिन सही राह पर जब हम चलते हैं तो हम गलती सुधारक भी खुद बन जाते हैं। और अपनी गलती सुधारने के लिए मुझे किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद में काबिल बनूंगा कि मैं अपनी गलती को ढूंढ सकूं। यानी कि यहां से मैंने क्या सीखा कि भाई अगर कोई चीज कॉमन आ रही है, अगर 3 नंबर है, 2 में भी कॉमन है, तो भी उसको एक ही बार लो। और यहां पर यह भी कर सकते हैं हम, मल्टीपल नंबर्स के लिए चेक भी कर सकते हैं। तो खुद सोचो आपके एक्चुअल क्वेश्चंस क्या बनते हैं। जो बुक्स के अंदर है वो तो करने ही है, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप इस तरह से ऑब्जर्व करके अगर करोगे तो आप सही राह में जो आपने पढ़ा है उन चीजों को वेरीफाई करना सीखोगे, और वही आपकी एक्चुअल पढ़ाई होगी। और जब आप ऐसे वेरीफाई करके पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यकीन, मेरी बात को आप इस बात को समझो कि आप एचसीएफ एलसीएम जो ये वर्ड्स है इनको एक्चुअली में खुद से सीख रहे होगे। और जब आपने कोई चीज खुद से डिस्कवर करी है, खुद से सीखी है, खुद से उसको ऑब्जर्व किया है, तो आप लाइफ लॉन्ग उसको नहीं भूलोगे। और जब आपको वो चीज समझ आ गई तो क्वेश्चन मात्र एक सिचुएशन है, आप उसको कर ही दोगे। और जब आप क्वेश्चन कर ही दोगे तो कौन आपके नंबर काटेगा? कोई नहीं काटेगा। सिर्फ क्वेश्चन के प्रोसीजर को देख देख के उसको सॉल्व करने से असली पढ़ाई नहीं होती है। क्वेश्चंस भी, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है, 27 9 12 का एचसीएफ निकालो। उसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा, ऑब्जर्व किया, गलती करी, उस गलती को भी खुद ब खुद उसमें नजर में आया, हमने ठीक किया। गलती कैसे पकड़ में आई? क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था तो दिखा यहां पे एक 3, क्योंकि जब हमने पहले ऑब्जर्व किया था तो हमने कहा था कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें वो सारे नंबर्स आ जाएं, जिसमें ये सारे नंबर्स निकल कर आए मल्टीप्लाई करने से। तो पिछली बार की ऑब्जर्वेशन ने इस बार हमें हेल्प किया गलती को ढूंढने के। तो सोचो क्वेश्चंस नहीं होंगे तो क्यों नहीं हो रहे, ये भी आप स्वयं ढूंढ पाओगे। और जब ढूंढ पाओगे तो सेल्फ डिपेंडेंट हो, और सेल्फ डिपेंडेंट हो तो सेल्फ लर्नर हो, और सेल्फ लर्नर हो आपने अब पढ़ना सीख लिया है। और अब आपने पढ़ना सीख लिया है, अब आप दुनिया में आगे चल के इतने क्यूरियस इंसान रहोगे। अब आप अंदर से ही आपके अंदर एक इच्छा जागेगी, कुछ तो ढूंढना है, कुछ तो ढूंढना है, और मतलब वो खुद ब खुद इच्छा आएगी। और जब आप कोई चीज ढूंढ लोगे तो आपको मिलेगी एक एक्चुअल अचीवमेंट, आप बनोगे एक एक्चुअल सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। तो इस बात को समझो, ठीक है, इस बात को समझो। तो देखो भाई एचसीएफ कैसे निकालना है, प्रोसीजर यार हम लोगों को अच्छे से रटा रखा है, लेकिन अपने को वो तो करना नहीं है। बुक में 10 एग्जांपल दिए हुए हैं एलसीएम निकालने के कि ऐसे निकालना है, जो कि एज अ प्रोसीजर हमें याद है, लेकिन एज अ टास्क ऑब्जर्व करने का हम खुद को दें। ठीक है, एप्लीकेशन में मैं आप लोगों को मैंने कहा ही है कि अगर आप शुरुआती दिनों में इन वीडियोस को देख रहे हो तो उन टास्क को पैरेलली करो। लेकिन अगर आपने बाई चांस एप्लीकेशन पर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आपके पास टाइम नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद उन टास्कों को जरूर करना, क्योंकि 11th अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। और जबकि 11th बहुत आसान है। राइट वे में पढ़ना अगर हम सीख गए, उसके बाद हम राजाओं की तरह पढ़ाई करेंगे बिना डरे, और नई नई चीजें खोजने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, चलो। तो एलसीएम ऐसा नंबर, उन नंबरों से हमें ढूंढना है जिसको, जो कि सबसे छोटा हो और उस नंबर को ये नंबर्स डिवाइड कर सकें। तो ये हो गया एलसीएम। उसी तरीके से अब हम देखते हैं। तो मैंने देखा 27, ठीक है, और यहां पे मैं लेता हूं, 8 ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं, ठीक है। तो 27 को अगर मैं देखूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 आएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 8 क्या होगा मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 3, नहीं 2 मल्टीप्लाई 8 नहीं लेता हूं, यहां पे 9 लेता हूं, 9, ठीक है। 9 क्या आएगा मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई 3, 8 भी ले सकते हैं, 8 का भी करेंगे, लेकिन अभी ऑब्जर्व करना है ताकि हम कॉमन नंबर्स को देख सकें, ठीक है। तो अब यहां पर एलसीएम में हमने एक ऐसे नंबर को ढूंढा था, सॉरी मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है,
ईयरबड्स में थोड़ी सी आवाज आ रही है। एलसीएम में हमने ऐसे नंबर को ढूंढा था जिस नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड कर सके। अब उसका उल्टा सोचते हैं, एक ऐसा नंबर खोजते हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, एक ऐसा नंबर खोजते हैं जो कि सबसे बड़ा हो, छोटा नहीं। क्योंकि अगर मैं इनको देखूं ध्यान से तो यहां पर 3 देखो क्या है, कॉमन है। 3 क्या है, कॉमन है। तो अगर 27 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है और 9 को भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढो इनके अंदर से, मतलब इनसे तो वो छोटा हो लेकिन वो नंबर सबसे बड़ा हो जिस नंबर से इन दोनों को डिवाइड किया जा सके, इन दोनों को डिवाइड किया जा सके। तो अगर यहां पर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो 27 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि कॉमन नंबर्स जो हैं, उन्हीं नंबर्स को अगर मैं देखूं तो यहां पे सिर्फ 3 ही एक वो नंबर है, 3 ही वो नंबर है जो 27 को डिवाइड कर सकता है और 9 को डिवाइड कर सकता है। वेयर एज अगर मैं इन दोनों 3 को ले लूं, जो कि देखो यहां पे 2 3 आपके कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए अगर मैं दूसरा नंबर देखूं तो 3 और 3 आपका क्या हो जाता है, 9। ठीक है, 9 आपका 27 को डिवाइड कर सकता है और 9 आपका 9 को भी तो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब तीसरे 3 जो कि अकेला है, तो इससे क्या, अगर मैं तीनों 3 को ले लूं तो 27 बनेगा। 27 को तो डिवाइड कर देगा लेकिन 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं 9 की जगह यहां पर 18 ले लेता हूं, देखो ऑब्जर्व करना है फिर आंसर पे पहुंचेंगे। 18 ले लेता हूं तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब 3 और 2 कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, ये 3 और 2 कॉमन नहीं है। तो जो नंबर कॉमन निकल कर आए उनको ध्यान दो। तो यहां पे 3 कॉमन, 3 3 कॉमन, तो इन दोनों नंबर्स को अगर मैं लिखूं तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 वो नंबर है। पहले वाला एग्जांपल भी लिख लेता हूं, 27 और 9 जो कि था 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहां पे था 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहां पर भी क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3, कॉमन वाले को बस आपने लिखा। तो सबसे बड़ा नंबर इनके बीच में से हमने ढूंढा, इसीलिए हाईएस्ट, फिर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो उस वाले केस में वो नंबर इन दोनों से बड़ा था, लेकिन वो ऐसे बोला गया कि इन दोनों नंबर से ऐसा सबसे छोटा नंबर, आगे भी तो और भी तो नंबर हैं जो नंबर्स को ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा। और यहां पर 3 भी तो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, लेकिन उन नंबर्स में से जो इनसे छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए उसको बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे वो नंबर निकल कर आया 9, यहां पर भी वो नंबर निकल कर आया 9। ठीक है, तो एलसीएम में आपने क्या देखा, कॉमन को एक बार लिखा, कॉमन को एक बार लिखा, अनकॉमन को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एचसीएफ में आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि सिर्फ कॉमन वाले को लिखो और मल्टीप्लाई करो, वही वो नंबर होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। 27 को 9 से डिवाइड किया जा सकता है और 18 को भी 9 से डिवाइड किया जा सकता है। 27 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं और 9 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं। काम खत्म। ठीक है, अब अगली चीज क्या निकल कर आएगी कि क्या एचसीएफ और एलसीएम में कोई रिलेशन है। ठीक है, तो अब एक बार एचसीएफ और एलसीएम को समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो भाई एचसीएफ क्या है, ठीक है, दो नंबर से एक ऐसे नंबर को ढूंढना जो कि इन दोनों से छोटा हो, लेकिन अब इनसे छोटे कई नंबर हो सकते हैं, कई नंबर हो सकते हैं इस क्रम में। जैसे कि मान लो 27 और 28, नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं। एक ऐसा नंबर, ये 27 है, ये 18 है, इनसे छोटे नंबर्स को ढूंढना है, ऐसे नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, लेकिन उन सारे नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं देखूं तो इसको 3 डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 भी है और 9 भी है, लेकिन 3 और 9 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर, तो 9 बन गया आपके पास एचसीएफ। अब अगर 27 और 28 का मैं एलसीएम देखूं तो वो इनके आगे का नंबर है। अब इनके आगे कई नंबर्स हो सकते हैं जिनको 18 और 27 डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर, उन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर जिनको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, 3 कॉमन कॉमन एक बार लिखा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये हो गया 9 3 27, 27 इंटू 2 54, तो यहां पे एलसीएम आया आपके पास 54। सो दिस इज योर एलसीएम, दिस इज योर एचसीएफ। अब एचसीएफ और एलसीएम में कोई रिलेशन है, क्यूरियोसिटी, बाय क्यूरियोसिटी मैथमेटिशियन ने पूछ लिया अपने आप से कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो भाई ये देखो रिलेशन हमें सामने नजर आ रहा है। जब मैंने ये ब्लैक कलर में 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा है, ये क्या है, ये है एचसीएफ। ठीक है, और फिर 3 मल्टीप्लाई 2 किया है, ये क्या है आपके पास एलसीएम। तो सॉरी, जब इस पूरे को ले लिया, सॉरी इस पूरे को, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई 2 नहीं, इस पूरे को ले लिया, तो ये हो गया आपके पास एलसीएम। इट मीन इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब इनको लिखो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, कॉमन को आपने एक बार लिखा है। ठीक है, यहां पे बना लो एक ब्रैकेट, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि इतना हिस्सा तो एचसीएफ है और ये पूरा हिस्सा आपके पास एलसीएम है। ठीक है, अब जो बचे हुए कॉमन थे, जो उनको आपने एक एक बार लिखा है, तो उनको एक एक बार और लिखो। ठीक है, पूरा लिख लिया। तो अब आप क्या देख पा रहे हो, देखो ऑब्जर्वेशन इज द की। ठीक है, तो 3 3 3, 3 बार अगर 3 आ गया तो ये क्या है आपके पास 27 है, मल्टीप्लाई, और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास 18 है।
ठीक है, तो आप क्या लिखो, आप इसको बोलो चलो 27A है और 18 आपके पास B है, तो आपने लिख दिया A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब HCF को देख लो 3332, सो एक काम करो 3332, ये हिस्सा क्या हो गया HCF, सॉरी ये तो बड़ा वाला है, ये हो गया आपके पास LCM, माफ करना ये है LCM। अब रिमेनिंग 33 को देखो, जो कॉमन हिस्सा था वही तो आपने यहां पर लिखा था, तो कॉमन हिस्सा एक बार और लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया HCF, यानी कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो आ गया रिलेशन, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। लो रिलेशन आ गया, चाहे तो लिखो LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B अपॉन में HCF ऑफ A कॉमा B, या फिर आप लिखो HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B अपॉन में LCM ऑफ A कॉमा B। सच एन इजी चैप्टर एंड सच इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड। कितना आसान चैप्टर है और कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि हम ये समझ पाए कि ऑब्जर्वेशन की शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है और ये हमें साइंस में कितना बेनिफिट देगी। अब इस चैप्टर को खैर मैं वन शॉट में ही निपटा रहा हूं। एक लास्ट टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, अब उसको भी देख लेते हैं। क्या है करना, क्या है ऑब्जर्वेशन करना है। तो LCM निकालना आ गया हमें, HCF निकालना आ गया हमें, और हमने बीच में दो छोटे छोटे ब्रेक लिए हैं। अब आप एक तीसरा छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रेक ले सकते हो ताकि ब्रेन हमारा फोकस्ड रहे। ठीक है, ब्रेक लेना जरूरी होता है ताकि हम ब्रेन को भी थोड़ा सा रेस्ट दे सके। लास्ट टॉपिक है, ये वीडियो आपकी यहां पर एंड हो जाएगी। ठीक है, चलो तो रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स है, तो यहां पर हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं 0.3, उम्मीद करता हूं आपने ब्रेक लिया होगा। ठीक है, 0.375 एनसीईआरटी का ही मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो ज्ञान है उसी का इस्तेमाल करते हैं कि 375 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1, और उसके बाद कितने लेटर्स हैं उतने जीरोस यहां पर लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब यहां पर मैं क्या देखता हूं, जो आता है वही करते हैं। 375 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3 लिख देते हैं, 375। अब देखो आप कहोगे ये क्यों कर रहे हैं, जो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है उसी को बस कुछ ना कुछ अप्लाई करके देखेंगे, क्या पता कुछ नया देखने को मिल जाए। क्योंकि हमें क्या पता हमें क्या मिलने वाला है, हमारे पास जो ज्ञान है हम बस उसका इस्तेमाल करेंगे। जो ज्ञान अभी तक ले चुके हो उसी का इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि आप 12th का नॉलेज यूज कर पाओगे 10th के अंदर, नहीं, जो ज्ञान ले चुके हो बस उसका। तो हम जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने लिखा। अभी पता ही नहीं हमें क्या मिलने वाला है, मैथमेटिशियन को क्या पता इससे क्या मिलेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, यानी रैशनल फॉर्म में लिख दिया। 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अभी तक क्या सीखा है कि किन्हीं भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो, तो 10 की जगह मैंने लिख दिया। 10 सिर्फ 2 इंटू 5 बन सकता है, टू द पावर 3 लिख दिया। हमें नहीं पता आगे क्या मिलने वाला है, एक्चुअल वे तो यही होता है। तो अब 375 डिवाइडेड बाई, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, अब 375 को खोलते हैं, तो यहां पर इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में देखते हैं। तो 375 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 7 पंजे 35। ठीक है, और फिर यहां पे आएगा 25, यानी कि 75 आया, 75 आएगा। 7 7 5 35 होता है, हाँ ठीक है। तो 25 75 आया, तो फिर यहां पर आते हैं 5 1 5 5, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 3 1। यस, तो कैलकुलेशन हो गई। तो मैं 375 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितनी बार 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब ये तो डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो गए, तो यानी कि ये फाइनली क्या आया, 3 अपॉन में 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3। ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि अभी हमें कुछ खोजना है। ठीक है, चलो तो यहां पे हमें दिखा 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, यानी कि 0.375 आपका किसके इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 के बराबर, यानी 3 अपॉन में 8 के इक्वल है। ठीक है, चलो अब इसको रब करते हैं, क्योंकि हमने यहां पे जो करना था कर लिया। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे कि है 0.104। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेते हैं 0.104, इसको देखते हैं ये क्या बनता है। तो क्या कर सकते हैं, 104 डिवाइडेड बाई 1000, 104 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 टू द होल पावर 3, क्योंकि ये क्या है 10 टू द पावर 3, जो वहां किया वो यही करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। 104 ऑब्वियसली 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो देखते हैं 104 252 226 213, सही किया मैंने, 52 52 का हाफ 26 26 का हाफ 13 फिर 13 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3। ये कट गया, तो यहां पर आया ये 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। नोटिस करो
पॉइंट में कुछ भी होगा, आप इसको डिवाइडेड बाई 1 0 0 0 0 लिखोगे, यहां पर भी वही लिखोगे, तो आपको यहां 2 टू द पावर 3 देखने को मिल रहा है, यहां पर 5 टू द पावर 3 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जो कि है आपका 0.875। ठीक है, 0.875। अब 0.875, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली मैं अब आंसर लिख देता हूं, जो कि आ रहा है आपके पास, मैं बुक से देख के ही लिख रहा हूं, 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5, वही 1000 लिखा। ठीक है, सॉल्व किया तो यहां पर क्या आएगा, 2 टू द पावर 4 आ रहा है, ओ सॉरी, वही मैं कहूं 4 जीरो कैसे आ गया, 0.0875। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। चलो एक बार फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 875 डिवाइडेड बाई 1, 4 जीरो आएंगे यहां पर, क्योंकि पॉइंट का 1, फिर 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे, तो ये बन जाएगा 875 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। अब 875 है, 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 3 7 यानी कि 7 और 5 5 3 2 5 यानी कि 5 5 7 7 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। तो देखो ये एक 5 बचेगा, तो ये आ गया 7 अपॉन में 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब कोई भी नंबर हो, अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तो नीचे सिर्फ 1000 ही आएगा। अगर 100 आएगा तो आप उसको 10 टू द पावर, जो भी जितने भी नंबर ऑफ जीरो हैं आप वही लिखोगे, और अगर आपने उसको 10 टू द पावर लिखा है तो 10 को आप 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो। यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर जो है, ठीक है, अगर कोई रैशनल, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं, अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो आप अगर उसको देखोगे तो ये बेसिकली ऊपर कोई भी एक नंबर आ जाएगा p, नीचे आ जाएगा 2 और 5 टू द पावर m, और यहां पर n, m और n क्यों लिखा, जैसे यहां पर अगर 2 टू द पावर 3 है तो आप इसको लिख दो 5 टू द पावर 0, और यहां लिख दो 2 टू द पावर 0, और ये देखो, तो इस प्रोसेस को करने से यहां हमने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया, तो देखो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हो। और अब क्वेश्चन उठाना है, ये कौन से नंबर्स हैं, सबसे पहले ये देखना है, ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। ये टर्मिनेट हो चुके हैं, ये सिर्फ उन नंबर्स पर वर्क कर रहा है, यानी कि जैसे 0.333333 है, तो वहां पर ये 2 टू द पावर m 3 टू द पावर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n नहीं आएगा। ये सिर्फ इस तरह के नंबर्स पर आएगा, जो कि रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और टर्मिनेट भी हो रहे हैं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पर ये काम कर रहा है। ऐसे नंबर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और उसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि 3 अपॉन में 8, 3 अपॉन में 8, तो आप इसको लिखो 8 है 2 की पावर में लिखो 3 अपॉन में 2 की पावर 3। ठीक है, अब क्या बचा, 2 की जितनी पावर है, देखो आपने सीधा रास्ता देख लिया, अब उसका उल्टा रास्ता देखो। तो अब इसको 10 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो 2 मल्टीप्लाई 5 कॉमन रेस टू द पावर 3 करोगे। अब जितने से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये बन जाएगा 5 इंटू 3, 5 की पावर 3 कितना होगा, 125, 125 मल्टीप्लाई 3 आपका 375 हो जाएगा। तो ये आ गया 375 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, तो ये बन जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 1000, और ये बन जाएगा 0.375। लो भाई, रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। यही है आपका रिविजिट करना। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी, देखो यही से आप अब आप थ्योरम 1.6 को आप रीड करोगे, आपको ये बात समझ आ गई, बिकॉज इट इज ऑब्जर्व्ड। आपने उल्टा भी ऑब्जर्व कर लिया है। और थ्योरम 1.7 को अगर हम देखते हैं, ठीक है, अब जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं ऐसे नंबर्स को जो अपने आप को रिपीट करते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते, रिपीट करते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते, जैसे 1/3, 1/7, 1/11, 1/19, 1/17। ठीक है, और उसी से आपका अगला थ्योरम भी आ जाएगा, जो कि बड़ी फैंसी वे में हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फैंसी सी लाइन भी समझ आ जाती है। ठीक है, अब जैसे 1/7 है, इसको अगर मैं देखूं तो 0.1, ठीक है, फिर आएगा मेरे पास 3, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1 7 0 लगाऊंगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आएगा, 1 7, यहां पर आएगा 3, फिर एक 0 आएगा, और मेरे पास आएगा 7 4 28, 7 चौके 28 होता है, फिर आएगा 2 0, फिर आएगा 7 2 14, ठीक है, फिर आएगा आपके पास 6, फिर 6 0, 7 8 56, 56, फिर आएगा 4 0, फिर आएगा 7 5 35, फिर आएगा 5 0, फिर आएगा 7 7 49, फिर आएगा 1 0, और देखो क्योंकि 1 0 आ चुका है, अब वापस से फिर आप क्या लोगे, फिर आप लोगे यहाँ पे 1,
फिर आएगा यहाँ पे 7, 7 से रिमाइंडर आएगा 3, फिर आप लोगे 4, फिर लोगे 2, फिर लोगे 8, फिर लोगे 5, फिर लोगे 7, फिर 1 4 2 8 5 7। यानी कि अब आप देख रहे हो यहां से ये रिपीट होने लगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को, ठीक है, ऐसे नंबर्स को अगर आप देखोगे तो ये वाले जो पार्ट हैं ये 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आते हैं। यही आपकी अगली थ्योरम है। यानी कि इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करके हम क्या सीख पाए, हम ये सीख पाए कि अगर नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग लिख दो, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग है, तो वो p अपॉन में 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन सॉरी नंबर आपका रिपीटिंग है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप उसको p अपॉन में 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। थ्योरम 1.6, थ्योरम 1.7 एंड दिस चैप्टर इज ओवर। हमने सारी चीजों को यहां पर ऑब्जर्व कर लिया है और सारी चीजों को हमने पहले याद नहीं किया, पहले थ्योरम नहीं पढ़ी, नेचर में ऑब्जर्व किया, जो चीजें दिखी उन चीजों को डिस्कवर किया, और यही होगा आपका राइट वे में चीजों को एक्सप्लोर करना। अब इस वीडियो के बाद आप पूरे चैप्टर को सेल्फ रीड करो, जो एग्जांपल्स हैं उनको फील करो, तभी आप सोचना सीखोगे और फिर इससे एक बार में ही आप इस चैप्टर से संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लोगे। लाइफ लॉन्ग के लिए आपको नॉलेज प्रोवाइड कर चुका होगा और इसका बेनिफिट ये है कि अब हम इसको कभी भी भूलेंगे नहीं, और इसी से हमारा ब्रेन जो है वो सही डायरेक्शन में वर्क करेगा और हम सही नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे। यही चीज हमें सीखनी है, ठीक है। सो अब क्वेश्चंस वाले पार्ट में मिलेंगे जहां पर हम चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हम सही वे में आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं तो एज यूजुअल प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बोलो कि यहां पर आकर एप्लीकेशन पर आए, यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पे आए और उसके थ्रू डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। टास्क को करें, राइट वे में अपने ब्रेन को चैनलाइज करें, क्योंकि बोर्ड्स और मार्क्स प्रायोरिटी नहीं है हमारी, नॉलेज प्रायोरिटी है, और नॉलेज होगा तो मार्क्स भी आएंगे और बोर्ड्स भी निकल जाएंगे, और आगे चल के आपका ये जो एग्जाम्स होते हैं JEE ये सब, इन सबको भी हम आसान बना लेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे क्यूरियस, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।